अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में 2 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। बताया जा रहा है कि ये जो 2 नए एक्सोप्लैनेट्स हैं, इनका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये 2 नए एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं और अंततः एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे, जिस पर हमने बात भी की कि 2 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई है। इसके बाद जानेंगे कि ये 2 नए एक्सोप्लैनेट्स कौन से हैं। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, उनका अध्ययन क्यों किया जाता है, इसके अलावा उनका अध्ययन करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे और किस तरह से अध्ययन किया जाता है, क्या मेथड होता है, उस मेथड को भी समझेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। आज का जो हमारा पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो 2 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं उनमें किस तरह की विशेषताएं मौजूद हैं, उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो हमने बात की कि नासा द्वारा 2 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं। इसमें सबसे पहला एक्सोप्लैनेट है TOI 700E। तो ये एक्सोप्लैनेट का नाम है और इस एक्सोप्लैनेट को नासा के एक इंस्ट्रूमेंट TESS के जरिए खोजा गया है। TESS का क्या मतलब है? तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के जरिए नासा ने इस पूरे एक्सोप्लैनेट की खोज की है और नासा का मानना है कि ये जो नया एक्सोप्लैनेट है ये पृथ्वी के आकार के तकरीबन 95% पृथ्वी के आकार के बराबर है। तो ये तो पहला एक्सोप्लैनेट हुआ। दूसरा एक्सोप्लैनेट का नाम है LHS 475b। इस एक्सोप्लैनेट को हाल ही में खोजा गया है और इस एक्सोप्लैनेट की खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी JWT के जरिए की गई है और नासा ने बताया है कि ये जो पूरा एक्सोप्लैनेट है ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के 99% आकार के बराबर है, यानी लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। तो ये तो 2 नए एक्सोप्लैनेट्स की बात हुई। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TOI 700E की। तो ये जो एक्सोप्लैनेट है ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से तकरीबन 100 लाइट ईयर यानी 100 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और मुख्य तौर पर ये एक लाल ड्वार्फ स्टार, एक लाल ड्वार्फ रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगा रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है। और ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है इसका नाम है TOI 700। अब यहाँ सबसे विशेष बात ये है कि ये जो TOI 700E एक्सोप्लैनेट है ये जो पूरा तारा है, जो स्टार है, इस स्टार का चौथा एक्सोप्लैनेट खोजा गया है। इससे पहले B, C और D को खोजा जा चुका है, अब E को भी खोज लिया गया है। तो इस तरह से हमने ये जो तारा है TOI 700 के 4 एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं। इसके अलावा नासा ने ये भी बताया है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये चट्टानी ग्रह हैं, यानी ये पृथ्वी की तरह यहाँ पर चट्टानी मौजूद हैं, यहाँ पर सतह मौजूद है, गैस मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के चक्कर लगाने में तकरीबन 28 दिन लेता है। एक ऑर्बिट पूरा करने में तकरीबन 28 दिन लेता है, जहां पृथ्वी को एक ऑर्बिट पूरा करने में तकरीबन 1 साल का समय लगता है, जबकि इस पूरे एक्सोप्लैनेट को 28 दिन का समय लगता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये टाइडल लॉक पोजीशन में मौजूद है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस तारे की रिवोल्यूशन और रोटेशन की जो गति है वो एक समान है, जिस तरह से हमारे चंद्रमा की है। आपने महसूस किया होगा कि हम अपने चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि हमारे चंद्रमा की रोटेशन और रेवोल्यूशन की जो गति है वो एक समान है, जिसकी वजह से वो एक टाइडल लॉक पोजीशन में मौजूद है और हम उसका केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। यही कुछ स्थिति इस एक्सोप्लैनेट के साथ भी है और इस एक्सोप्लैनेट का केवल एक ही हिस्सा देखा जा सकता है। तो ये तो इस वाले एक्सोप्लैनेट की बात हुई। अब दूसरे एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं। हमारे दूसरे एक्सोप्लैनेट का नाम है LHS 47b और ये हमारे पृथ्वी के 99% के आसपास समान तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब ये जो हमारा एक्सोप्लैनेट है, इस एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे पहले हमें TESS से भी पता चला था। इस पूरे उपकरण से ही हमें इस पूरे एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला था। लेकिन ये जो उपकरण है ये इतना सक्षम नहीं है, इतना एडवांस नहीं है कि ये इस पूरे एक्सोप्लैनेट के पुख्ता सबूत उपलब्ध करा सके। तो ऐसे में नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा द्वारा
25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इस लॉन्च के बाद से ही ये टेलीस्कोप पूरी तरह से बहुत बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। तो ऐसे में जब नासा द्वारा इस पूरे उपकरण का उपयोग किया गया तो इस उपकरण ने बताया कि ये जो पूरा एक्सोप्लैनेट है, ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से तकरीबन 41 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और ये एक्सोप्लैनेट भी हमारी पृथ्वी की तरह स्थलीय और चट्टानी है। इसके अलावा इससे ये भी पता चला कि ये जो एक्सोप्लैनेट है, ये ऑक्टान्स नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन का मतलब बहुत सारे तारों के एक समूह से होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कौन से कॉन्स्टेलेशन में आती है? तो हमारी पृथ्वी किसी भी कॉन्स्टेलेशन में नहीं आती है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेलेशन निर्धारित करने का आधार होता है वो हमारी पृथ्वी से बाहर होता है। यानी अगर दुनिया में कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है तो उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए हमारी पृथ्वी किसी कॉन्स्टेलेशन में जरूर आएगी, लेकिन हम अपने लिए किसी कॉन्स्टेलेशन में नहीं आते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन का मतलब तारों के समूह से होता है। इसके अलावा इस पूरे एक्सोप्लैनेट के बारे में हमें यह भी पता चला है कि ये एक रेड ड्वार्फ, ये भी एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है और इस पूरे एक्सोप्लैनेट को अपनी परिक्रमा करने में केवल 2 दिन का समय ही लगता है, जहां पृथ्वी को 365 दिन लगभग 1 साल का समय लगता है। इससे पहले वाले जो एक्सोप्लैनेट की बात की थी उससे 28 दिन का समय लगता है, लेकिन इस वाले एक्सोप्लैनेट को केवल 2 दिन का समय लगता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से, रेड ड्वार्फ स्टार से बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। ये विशेष बात है कि बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, लेकिन इससे भी विशेष बात यह है कि इस पूरे रेड ड्वार्फ जिसके चक्कर लगा रहा है, वो रेड ड्वार्फ अपने जीवन के अंतिम समय में है, जिसकी वजह से उस रेड ड्वार्फ में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बची। और यही वजह है कि ये जो हमारा एक्सोप्लैनेट है, इस एक्सोप्लैनेट पर तापमान बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे तो ये अपने स्टार के करीब मौजूद है, लेकिन करीब मौजूद होने के बावजूद भी इसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो रेड ड्वार्फ स्टार है वो अपने जीवन के अंतिम काल में है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। तो ये तो बात हुई 2 नए स्टार्स की, 2 नए एक्सोप्लैनेट्स की। अब बात करते हैं कि आखिर एक्सोप्लैनेट्स होते क्या हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स को समझने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जब हम विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो अक्सर हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारे आसपास 8 ग्रह मौजूद हैं। लगभग सभी ग्रहों के कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं। केवल मरकरी और वीनस के ही नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद नहीं है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, इसके अलावा मंगल ग्रह के पास भी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इसके अलावा जो तमाम अन्य ग्रह हैं उनके पास बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा हमारे केंद्र में एक सूरज मौजूद है, एक सन मौजूद है, एक तारा मौजूद है। इन्हीं तमाम चीजों को मिलाकर जिसका निर्माण होता है, उस चीज को हम सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसी सोलर सिस्टम के आधार पर एक्सोप्लैनेट्स की परिभाषा तय की जाती है। एक्सोप्लैनेट्स का मतलब ऐसे ग्रहों से होता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी, इसके अलावा मरकरी, वीनस, इस तरह के जो तमाम ग्रह हैं, वो तमाम ग्रह हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, हमारे सन का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे सौर मंडल से बाहर जो भी ग्रह मौजूद हैं, वो ग्रह जिस जिस सन का चक्कर लगा रहे हैं, वो ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहे हैं, उस ग्रह को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। उस ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और पहली बार नासा द्वारा एक्सोप्लैनेट्स की खोज 1992 में की गई थी। इसके बाद नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा के अनुमान के मुताबिक अब तक दुनिया में तकरीबन 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। नासा का मानना है कि दुनिया में तारों की तुलना में एक्सोप्लैनेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि एक तारे के आसपास हमें बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। हमारे खुद के तारे के आसपास 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर दुनिया में जितने तारे होंगे उनकी तुलना में एक्सोप्लैनेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स अलग अलग आकार के हो सकते हैं। उनका आकार पृथ्वी से ज्यादा हो सकता है, पृथ्वी से कम हो सकता है। उनका आकार जुपिटर जैसा जो बड़ा ग्रह है उसके आकार का भी हो सकता है। तो इनके आकार अलग अलग आधार पर होते हैं। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स का तापमान भी अलग अलग आधार पर तय किया जाता है। कई एक्सोप्लैनेट्स का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जो अपने तारे के करीब मौजूद होते हैं उनका तापमान बहुत ज्यादा होता है। कई एक्सोप्लैनेट्स का तापमान बहुत कम होता है, बहुत न्यूनतम होता है। तो इनका तापमान भी अलग अलग आधार पर तय होता है।
इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना भी तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि इसका अध्ययन किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। आखिर हम एक्सोप्लैनेट्स की इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये भी एक ज़रूरी सवाल है। तो हम एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं क्योंकि इसके अध्ययन के ज़रिए हम न केवल बाहरी सौरमंडल के बारे में बुनियादी चीज़ें जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, वहीं इसकी वजह से, इस पूरे अध्ययन के माध्यम से हम अपने सौरमंडल के बारे में भी कई चीज़ें जान सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सौरमंडल का इतिहास क्या रहा है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसके अलावा उसका भविष्य क्या रहेगा, इसको जानने में भी ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए एक जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये पता लगाना है कि क्या हम दुनिया में, हमारी जो प्रजाति है, हमारा जो ग्रह है, वो दुनिया में क्या एकमात्र रहने योग्य जगह है? क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसानी प्रजाति रह सके या फिर यहाँ जहाँ पर जीवन मौजूद हो? तो ऐसे में हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर कि एलियंस की खोज करने के लिए भी एक्सोप्लैनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनका अध्ययन किया जाता है कि कहीं पर जीवन मौजूद हो, कहीं पर लाइफ मौजूद हो, कहीं सिविलाइजेशन मौजूद हो। इसकी खोज करने के लिए भी हम एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं। तो ये बात हुई कि अध्ययन क्यों किया जाता है। मगर एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन करने में किस तरह के बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की विशेषताओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात करें तो अक्सर वैज्ञानिक एक एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान और उसके व्यास का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है, ये एक्सोप्लैनेट ठोस है या फिर गैसीय है। इसके अलावा इस एक्सोप्लैनेट, इस तरह की जो विशेषताएं हैं द्रव्यमान और व्यास की, इनका अध्ययन करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस एक्सोप्लैनेट पर पानी की उपस्थिति है या नहीं। और अगर एक्सोप्लैनेट पर पानी उपस्थित होगा तो जाहिर तौर पर वहां पर जीवन भी मौजूद होगा। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स में ग्रह और तारे, वो जो एक्सोप्लैनेट है और उसका जो स्टार है जिसकी वो परिक्रमा कर रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस अंतर का भी पता लगाया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये रहने योग्य है या नहीं। क्योंकि अगर वो एक्सोप्लैनेट अपने तारे से बहुत करीब मौजूद होगा तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होगा, और तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पानी मौजूद नहीं होगा क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसके अलावा यदि वो जो एक्सोप्लैनेट है वो अपने तारे से बहुत दूर मौजूद है तो बहुत दूर मौजूद होने से वहाँ पर ऊर्जा नहीं पहुँचेगी और वहाँ पर तापमान बहुत कम होगा, बहुत जमा देने वाली ठंडी होगी। ऐसे में उस स्थान पर भी रहने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं होगी। इस तरह से एक धारणा भी सामने आई है। धारणा ये है कि किसी तारे के आसपास एक विशेष स्थान ऐसा होता है जिस स्थान पर यदि कोई ग्रह मौजूद है तो वो ग्रह ना तो तारे से बहुत ज़्यादा करीब मौजूद होगा, ना तो तारे से बहुत दूर मौजूद होगा। तो ऐसा जो जोन होता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन हैबिटेबल जोन भी होता है, यहाँ पर पानी की उपस्थिति देखी जाती है और हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। हमारी पृथ्वी सूरज से ना तो बहुत ज़्यादा करीब मौजूद है और ना ही बहुत ज़्यादा दूर मौजूद है, और यही वजह है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। तो अगर हमें ऐसा कोई दूसरा ग्रह मिलता है जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है तो ऐसे में उस ग्रह पर जीवन भी मौजूद होगा, उस ग्रह पर पानी भी मौजूद होगा। अध्ययन क्यों किया जाता है उस पर बात हुई। अब हमने पहले भी बात की थी कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, इन एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना, इनका अध्ययन करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है अब उसको समझते हैं। तो क्योंकि ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, ये एक्सोप्लैनेट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये एक्सोप्लैनेट्स बहुत बड़े तारों के आसपास मौजूद होते हैं, बहुत बड़े स्टार्स के आसपास मौजूद होते हैं। तो ऐसे में उन स्टार से जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, उसकी वजह से ये जो छोटे स्टार, ये जो छोटे ग्रह होते हैं, जो छोटे एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, ये उस बड़े तारे की ऊर्जा के नीचे ढक जाते हैं। ऐसे में इसी प्रोसेस की वजह से इन एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते कैसे हैं? तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई अप्रत्यक्ष मॉडल निकाले हैं, कई अप्रत्यक्ष विधियां विकसित की हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है ट्रांजिट मेथड। इस पूरे ट्रांजिट मेथड के तहत किसी तारे की रोशनी में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जाता है, जिसके माध्यम से हम एक्सोप्लैनेट का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि ये एक तारा है जिसके आसपास एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है, इसकी परिक्रमा कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है,
और यहाँ पर हमारी पृथ्वी मौजूद है। तो ऐसे में जब ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी और इस तारे के बीच में आएगा, तो इस तारे से हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, उस प्रकाश में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीच में आ गया। तो ऐसे में वैज्ञानिक इसी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन के जरिए हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कोई एक्सोप्लैनेट मौजूद है या नहीं, और यदि मौजूद है तो उस एक्सोप्लैनेट की संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ठोस एक्सोप्लैनेट है या फिर गैसीय एक्सोप्लैनेट है। इसके अलावा वहां का वातावरण किस तरह का है, वो गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है या नहीं, वो उसके सितारे से कितनी ज्यादा दूर मौजूद है। तो इन्हीं तमाम सवालों का अध्ययन करने की, खोज करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो बात हुई कि अध्ययन किस तरह से किया जाता है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जो जिन तथ्यों पर बात की गई है उनके जरिए इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि एक्सोप्लैनेट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि ये हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले छोटे अंतरिक्ष निकाय हैं, यानी स्मॉल स्पेस बॉडीज हैं। हमारा दूसरा कथन है कि इनका आकार हमेशा पृथ्वी के आकार से कम होता है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।